तो हमने बैरियर्स पढ़ लिए थे कम्युनिकेशन के, साइकोलॉजिकल थे, ऑर्गेनाइजेशनल थे एंड पर्सनल थे। द नेक्स्ट इज कि कैसे इन सारे के सारे बैरियर्स को सो कॉल्ड हटाया जा सकता है। तो एवरीबडी इज सपोज टू पुट देम वन बाय वन, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला बैरियर जो हमको नजर आ रहा है बच्चों, दैट इज क्लैरिफाई द आइडिया। आप जो बोलना चाहते हैं पहले क्लियर कर लीजिए, नहीं तो जैसे नेता लोग आलतू फालतू बकवास करते हैं। अभी चंद्रयान पे मैंने कुछ व्यूज देखे थे यूट्यूब पे, नेताजी कह रहे हैं कि हम बहुत बधाई देना चाहते हैं नासा को कि चंद्रयान पे उन्होंने रोवर लैंड करा, मतलब चंद्रमा पे रोवर लैंड कराया। अरे भाई नासा को क्यों बधाई दोगे, ये तो इंडिया का मिशन था। तो उनके दिमाग में आइडिया ही क्लियर है ही नहीं। ओपिनियन ऑफ द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट का ओपिनियन अगर पॉजिटिव रहेगा तो कोई बैरियर होगा ही नहीं। जो चीजें आप बोलना चाहते हैं वो लिसनर्स को ठीक से कम्युनिकेट करिए और वही बोलिए जो सामने वाला सुनना चाहता है। अब मान लीजिए कि आपको क्लास 5 टू 10th के बच्चों को एक मोटिवेशनल लेक्चर देना है, और अब वो 5 टू 10th के बच्चों को आप मोटिवेशनल लेक्चर शिंग चैंग के नाम पे दे रहे हैं, चाइनीज कार्टून दिखा रहे हैं, तो बच्चे उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चे किसी साइंटिफिक डिस्कवरी में इंटरेस्टेड है। तो स्पीक दैट व्हाट द लिसनर इज नीडिंग बेसिकली। फॉलो अप करिए, जो आप बताते जा रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। देन टेक अ फीडबैक कि आपका रिस्पॉन्स रेट क्या था। जैसे बोलने की स्किल्स होती हैं ऐसे ही सुनने की भी स्किल्स होती हैं। एंड देयर आफ्टर लैंग्वेज, जो आपके ऑडियंस हैं वो समझते हैं हिंदी और आप पटर पटर किए जा रहे हैं उर्दू और स्पेनिश में, तो क्या आपका मतलब उन तक जाएगा? नो। जो आपका टोन होना चाहिए और जो मैसेज का कंटेंट होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू द पीपल हु आर देयर टू लिसन यू। अगर ऐसा नहीं है तो बैरियर हमेशा बैरियर ही रहेगा। सो प्लीज कॉपी ऑल दीज पॉइंट्स, देन आई एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल ऑफ। Yes, sir. Yes. सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज बैरियर्स वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने लिखा था बच्चों, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहला बैरियर हमारा है कि जब भी आप किसी को भी कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो बच्चों, एड्रेस कर रहे हो लोगों को, तो इन डिटेल ध्यान से देखिए कि आपको क्या बोलना है। आप ओरली क्या बोल रहे हैं, आपके पास जो प्रेजेंटेशन है उस पर क्या लिखा है, अगर आपने कोई हैंडआउट डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों को तो उसमें क्या है, क्या जेस्चर्स आप यूज कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। आई रिपीट, सारी बातें दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो आप बोलना कुछ और चाहेंगे, समझाना कुछ और चाहेंगे, बट बोलेंगे कुछ और जनता समझेगी कुछ और। तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में बहुत प्रिसाइसली पहले से बनी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? पक्का? लाइक वेडिंग पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, तो भी डिसाइड ना कि भाई वेडिंग पार्टी में जाना है तो क्लोथिंग वुड बी डिफरेंट, बर्थडे पार्टी में जाना है तो क्लोथिंग वुड बी डिफरेंट। समझ में आ गई बात? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको फास्ट। नेक्स्ट चिल्ड्रन, ओपिनियन ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट्स। अगर आप अकेले बोल रहे हैं तो ये पॉइंट कोई बैरियर ओवरकम करने के लिए नहीं है। बट इफ देर आर अदर पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो, पार्टिसिपेंट्स दो तरह के होते हैं, एक जो आपके साथ बोलेंगे या सो कॉल्ड आप जिनके बीच में, अगर आप कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आपका कोई इंटरैक्टिव लेक्चर है जो सामने आप बोले और लोग बदले में आपको जवाब भी देंगे, इंस्टेंटली दे विल आंसर आउट, व्हाट इट क्लियर। तो वहां पे आपको कुछ ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि भाई सामने वाले का सजेशन जो आपको मिल रहा है वो आप एक्सेप्ट करें। मैनी अ टाइम्स कोई हार्श फीडबैक दे सकता है, मैनी अ टाइम्स कोई सॉफ्ट फीडबैक देगा, कोई बात आपको बुरी भी लग सकती है, बट आपको वहां पे डॉबरमैन की तरह भौंकना नहीं है, काटने को दौड़ना नहीं है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? जैसे मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास पिछले 15 दिन से जा रहे हैं अपने इलाज के लिए, और इलाज में कोई ज्यादा रिकवरी आपको नजर आ नहीं रही, तो आपने डॉक्टर साहब से गुस्से में बोल दिया कि भाई डॉक्टर साहब नहीं कर पा रहे हैं इलाज, तो बता दीजिए हम कहीं और चले जाएं। अब डॉक्टर भड़क भी सकता है, बट डॉक्टर बोलेगा आप बिल्कुल जहां जाना चाहे जा सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसका इलाज थोड़े टाइम पे ही होता है, जल्दी नहीं होता, एल्स इट इज योर विश। समझ में आ गया? तो ये एक पढ़े लिखे इंसान की पहचान है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, बच्चा होमवर्क नहीं कंप्लीट करके लाता था तो टीचर उसको मुर्गा बना देता था। क्या बनाता था? मुर्गा। समझ में आ गया? बट आज अगर पता लगा मुर्गा उर्गा बनाओ तो सुसाइड कर लेता जाके बच्चा। तो टीचर क्या बोलेगा, बेटा बिल्कुल मत पढ़ो, एकदम मौज करो जीवन में, एकदम टेंशन मत लो। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई अब आपको देखना है कि आप सामने वाले से किस अथॉरिटी से, किस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो ओपिनियन ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट शुड बी एक्सेप्टेबल, नॉट
रिजेक्टेबल बेसिकली। तो जो भी आपका पार्टिसिपेंट बोल रहा है आप ध्यान से उस बात को सुने। अगर सामने वाला आपकी बात को काट भी रहा है, मान लीजिए, आपको ये नहीं बोलना अरे तुम्हारा दिमाग खराब है तुम पगला गए, ऐसा नहीं होता है। नो, आप बोले ठीक है आपका ओपिनियन हमने सुन लिया, बट हमारे हिसाब से इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, या इसका ये बदले में जवाब हो सकता है। तो सो कॉल्ड आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना, नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना। क्योंकि अगर आपने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया तो अगली बार से वो इंसान आपको अडेयर नहीं करेगा, सुनेगा बिल्कुल नहीं, वो आपकी लिसनर की भीड़ से गायब हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? सो प्लीज कॉपी दिस पॉइंट एज वेल चिल्ड्रन। While making policies, subordinates may be mixed up to get their approval and cooperation. तो जब भी आप अपने एम्प्लॉइज के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि whatsoever policies you are making, please take the decisions of the subordinates also. तो यहां पे बच्चों हम प्रैक्टिकली बात किस चीज की कर रहे हैं? द आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन। आई रिपीट चिल्ड्रन, द आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन। कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं डेलीगेशन से। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? तो whensoever we are taking any decision in the business, we should not only take the perspective of top level management, top level का भी हो as well as और मिडिल लेवल या ऑपरेशनल लेवल का भी हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो अप्रूवल एंड कोऑपरेशन एंड मिक्सअप का मतलब सब लोग समझ गए कि whensoever any decision is to be made, we should take top level also and subordinate level also. इनकी भी बातों को थोड़ा सा नजरअंदाज ना किया जाए। ओके, तो एनी सजेशन रिगार्डिंग ओवर टाइम? अब भाई आप ओवर टाइम की वेजेस डिसाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉय चाह रहा है कि मैं जितने आवर्स ओवर टाइम करूं मेरे को 3 टाइम्स ऑफ माय ओरिजिनल सैलरी मिलनी चाहिए। मतलब अगर मेरी सैलरी 8 आवर्स के काम की 3,000 रुपए है, तो डिवाइडिंग 3,000 बाय 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 375 रुपए पर आवर। चिल्ड्रन 375 रुपी पर आवर। एम्प्लॉय कह रहा है कि अगर मैं 1 घंटे ओवर टाइम करता हूं तो मेरे को इसका 3 गुना पैसा चाहिए। एम्प्लॉयर कह रहा है 3 गुना तो बहुत ज्यादा होगा, हम 2 टाइम्स दे सकते हैं। तो एम्प्लॉय ने कहा अच्छा ठीक है चलिए 2 टाइम्स ही दे दीजिए। बट अगर एम्प्लॉयर बोले नहीं ओवर टाइम तुम करो चाहे ना करो, हम तो तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे, और अगर तुमने काम भी टाइम पे कंप्लीट नहीं किया सैलरी काट अलग लेंगे। एक तो काम लादे जा रहे हो भयंकर, ओवर टाइम का पैसा भी नहीं दे रहे हो, और टारगेट पे काम नहीं हुआ, टाइम पे नहीं हुआ तो काट भी लोगे पैसा। जय माता दी, हमको तुम्हारी नौकरी ही नहीं करनी है। तो क्या ऐसे बकवास डिक्टेटर टाइप अंग्रेजों के जेलर वाले रूल आपको बनाने चाहिए? नॉट एट ऑल। व्हाट इट, तो इफ दे आर सेइंग 3 टाइम्स यू कम टू 2 टाइम। और सर अगर वो 6 गुना 10 गुना मांगे तो अरे वो तो पूरी कंपनी कहेंगे अपनी, आप उनके नाम कर दीजिए। बट क्या आप कर देंगे? आपको प्यार से उनको बहला फुसला के समझाना पड़ेगा। जैसे बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है, अब मौसम खराब है तो भाई आइसक्रीम से तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। अब अगर पेरेंट्स 2 झापड़ मार दे खींच के उसको कान के नीचे और कॉलर पकड़ के ढकेल दे पलंग के बगल में, छोटा बच्चा था 6-8 साल का, बच्चा कह रहा है ठीक है बेटा तुम बुढ़ा जाओगे ना तब हम तुमसे बदला लेंगे, ना किक आउट मारा कूले की हड्डी ना टूट गई तो बताना। तो ये पेरेंट्स का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, रॉन्ग पेरेंटिंग है, या सुपर दलिद्र पेरेंटिंग। बट अगर पेरेंट या नहीं हम नहीं लेके देंगे आइसक्रीम, ये थोड़ी सेमी पेरेंटिंग है। बट परफेक्ट पेरेंटिंग क्या है? आइसक्रीम खानी है ठीक है खिला देंगे, बट अभी मौसम खराब चल रहा है, आइसक्रीम कल खिला देंगे, आज कुछ और ले लो। तो बच्चा कल तक तो भूल ही जाएगा, बच्चे की अकल ही कितनी होती है। यस और नो? तो बच्चा कहेगा अच्छा ठीक है आज चिप्स का पैकेट ले दो। भाई चिप्स का पैकेट हो सकता है नुकसान ना करे या कम करे, तो आप ऐसे बेवकूफ बना सकते हैं छोटे बच्चे को। समझ में आया? आज मैंने अपनी बेटी को ऐसे ही बेवकूफ बनाया था। शी वाज सेइंग कि पापा आइसक्रीम और जूस पियेंगे हम। मैंने कहा मौसम खराब है तबियत खराब हो जाएगी। पता लगा 50 का जूस 50 की आइसक्रीम और 2,000 की डॉक्टर की दवाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल लगाया गया। तो मैंने कहा यू कैन ईट अ पेस्ट्री। कह रहे अच्छा ठीक है पेस्ट्री ले आओ। तो 80 रुपए की पेस्ट्री में काम बन गया। तो 1920 रुपए का नेट प्रॉफिट। 2,000 की दवाई 80 रुपए की पेस्ट्री, और पेस्ट्री भी उसने पूरी नहीं खाई, 2 टुकड़ा खा के छोड़ दी, वही मेरे से आ जाएगी शाम को टी टाइम पे। समझे कि नहीं समझे बच्चों? तो बस जैसे एक बच्चे को पाला पोसा जाता है वैसे ही एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन भी चलाता है। समझ लीजिए जितने एम्प्लॉइज हैं वो सब बच्चे ही एक तरह के। वो तो जिद करेंगे ही करेंगे सैलरी हाइक की, बट आप थोड़ा उनकी सारी बातें मान लोगे। सारी बातें आप डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि काम छोड़ के भाग जाएंगे नहीं तो आपको बड़ा टैक्टफुली उनको डील करना है। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा था यहाँ पे? हाँ, इट्स नाइस इफ इट इज पेड। चलिए, कन्वे थिंग्स टू हेल्प टू द लिसनर्स। जो
आप बातें बताना चाह रहे हैं वो क्लियर करिए। इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ लिसनर्स शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज। एज फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड। अब मान लीजिए मी बीइंग अ टीचर and having taught for many years to class 11th and 12th students, तो मैं अपने लेक्चर्स में वही एग्जांपल्स यूज करूंगा जो ये इंटरप्रेट कर पाए। यस और नो? अब मान लीजिए मेरे को 4th क्लास के बच्चों को मोटिवेट करने को बोला गया, और अगर मैं मोटिवेट कर दूंगा बच्चों, जान लीजिए वो सारे के सारे डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि भाई उनकी नीड्स कुछ और है, उनको टॉयज चाहिए। बट क्या 11वीं 12वीं के बच्चे को टॉय चाहिए? नो। 11वीं 12वीं के बच्चे को तो भाई विजन दिखाना पड़ेगा कि वो आगे कहां तक जीवन में जा सकता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपके दादाजी जिनकी एज चिल्ड्रन 64 ईयर्स है, वो तो आपकी हर ख्वाहिश अच्छी या बुरी पूरी करेंगे ही करेंगे, वो आपको खराब मौसम में आइसक्रीम भी खिला देंगे। बट पापा हु इज 45 ईयर्स ऑफ एज, क्या वो ये गलती करेंगे? नो। तो पापा परवरिश करेंगे, लाड प्यार में कोई भरोसा नहीं है। लाड प्यार का काम किसका है? योर कॉलेज चिल्ड्रन, नेटवर्क की बैंड बच जाती कभी कभी। हाँ चलिए हम फिर वापस आ चुके हैं। तो बच्चों ये बात सबको समझ में आ गई कि दादाजी तो लाड प्यार में बच्चे को कुछ भी जिद उसकी पूरी कर देंगे, बट क्या पापा ऐसी गलतियां करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो भाई पापा अपने हिसाब से पालेंगे, दादाजी अपने हिसाब से। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एज फैक्टर ही है। आपकी उम्र अगर 20 साल भी हो जाए बच्चों, एंड योर ग्रैंडफादर इज ऑफ 68 ईयर्स, तो भाई आप कोई भी चीज मांगेंगे वो पूरी कर देंगे। बट पापा हुज ऑफ 50 ईयर्स, नहीं दादाजी की उम्र थोड़ी गड़बड़ हो गई, बढ़ानी पड़ेगी। दादाजी की उम्र मान लीजिए 74 साल है, ये भी थोड़ी कमी लग रही है मेरे को। चलिए 78 कर दे, नहीं बस ठीक है, आजकल के दादाजी ज्यादा बूढ़े होते नहीं है। गॉट इट? तो मान लीजिए 78 ईयर्स है और पापा की एज 50 ईयर्स है, तो आप हर चीज जो मांगेंगे पापा थोड़ा पूरी कर देंगे, बट दादाजी हो रहा है वो जिद आपकी पूरी कर देंगे। तो यही चीज यहाँ पे भी है बच्चों। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प टू द लिसनर्स। तो आपको कोई अपनी अनड्यू जिद पूरी करवानी है तो कॉन्टैक्ट टू दादाजी, और थोड़ी लेजिबल है, लॉजिकल है, तो कॉन्टैक्ट टू पापा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो मान लीजिए कि किसी कंपनी के कोई वाइस प्रेसिडेंट है, और अब इनको अपने सो कॉल्ड क्लास 4 एम्प्लॉइज को एड्रेस करना है। क्लास 4 जानते हैं ना बच्चों, जो ये चपरासी वर्ग के लोग होते हैं, पीएन एंड ऑल। अब क्या इनका बहुत ज्यादा कोई मोटिवेशन होता है कि कंपनी की सेल कितनी हो रही नहीं हो रही? नो। इनको तो भाई साफ सफाई वगैरह वगैरह, ये ऑफिस के चपरासी काम करते हैं, इनको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन सैलरी हाइक। तो वाइस प्रेसिडेंट इनको ये सब नहीं समझाएगा कि हमारी कंपनी ऑडियो वीडियो ओके टू ऑल। चलिए बच्चों, यस सर। यस सर। ये रेनी सीजन में हो जाता है कभी कभी। चलिए बच्चों, री एक्सप्लेनिंग दिस। तो मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट है आप कंपनी के, और आपको अपने क्लास 4 एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है। अब ये क्लास 4 एम्प्लॉइज से कोई खास मतलब होता नहीं है कि कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, कितनी सेल बढ़ रही है एंड ऑल दैट, इनसे कोई मतलब नहीं है। दे आर इंटरेस्टेड ओनली एंड ओनली इन देयर सैलरी हाइक। आई रिपीट चिल्ड्रन, ओनली इन देयर सैलरी हाइक। तो इनको वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोल दिया कि इन सब की सैलरी 15% बढ़ा दी जाएगी, एंड दे विल बी हैप्पी। बट अगर आप सो कॉल्ड कंपनी के मार्केटिंग हेड हैं, और आप सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय हैं, और अब आपके जो चेयरमैन हैं वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से एक सीईओ लेके आ रहे हैं, वेयर एज आपने कंपनी के रेवेन्यूज को पिछले 10 साल में 4 गुना बढ़ा दिया चिल्ड्रन। द प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड टू 300%, टू 300% ओवर लास्ट 2 years। तो भाई आप डिजर्व तो करते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट साहब कह रहे नहीं, आपको सीईओ नहीं बनाएंगे, किसी और को बनाएंगे। आपके लिए वो 30% सैलरी हाइक कर देते हैं। अब आ जाता है यहां पे मैस्लो अंकल की थ्योरी। मैस्लो अंकल की थ्योरी क्या बोलती है बच्चों? एस्टीम नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ एस्टीम, व्हाट इट क्लियर, एक्चुअलाइजेशन। तो भाई ये तो एस्टीम नीड है, मेरे को सैलरी तो चाहे बढ़ाओ चाहे कम बढ़ाओ ना बढ़ाओ चलेगा, बट अब मेरे को क्या चाहिए? पोस्ट चाहिए। क्या चाहिए? पोस्ट। मान लीजिए बच्चों आप CDS सुना होगा लोगों ने,
एक तो ये एनडीए सीडीएस का एग्जाम होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो सीडीएस है, इट इज चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, मतलब जो आपकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का हेड होगा। सर तीनों का हेड तो माने जाते हैं प्रेसिडेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, ये एम्प्लॉय होंगे। और तीनों सो कॉल्ड जो हमारे विंग्स ऑफ सो कॉल्ड मिलिट्री है चिल्ड्रेन, इन तीनों के हेड होंगे सीडीएस। अब मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। मिस्टर एक्स सीनियर मोस्ट है इंडियन आर्मी के, वाई एयरफोर्स के और जेड नेवी के। तीनों का जो एक्सपीरियंस है, सबने लगभग 22-21 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन कर लिया था, और कम से कम 35-35 साल का एक्सपीरियंस सबको है, और सबकी एज अराउंड 56 to 58 ईयर्स है। तो भाई नाराज तो किसी को नहीं कर सकते ना, नाराज किसी को नहीं कर सकते। ये मान लीजिए चीफ एडमायरल हैं, ये चीफ एयरफोर्स मार्शल हैं, और ये भी एकदम भयंकर ब्रिगेडियर और जनरल वगैरह, ब्रिगेडियर जनरल वगैरह है, तो नाराज तो किसी को नहीं कर सकते। बट अल्टीमेटली क्या 3 सीडीएस होंगे? सीडीएस तो तीनों में से कोई एक होगा। तो एक काम करते हैं भाई, इनको बना देते हैं सीडीएस, और इनको बोलते हैं कि भाई आप अभी तो अपनी पोस्ट पे रहिए, आपको 2-3 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे देंगे, और उसके बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको किसी स्टेट का कम से कम 5-5 साल के लिए, 2 साल के लिए गवर्नर बना देंगे। शायद ये इस बात पे राजी हो जाए, नहीं समझ में आई बात? या ये बोले भाई 58 साल एज है, सीडीएस की एज मान लीजिए, वैसे तो नहीं है, मान लीजिए सरकार ने बोला नॉर्मल रिटायरमेंट से भी 4 साल ऊपर, तो भाई 2 साल तुम बन जाओ, 2 साल तुम बन जाओ, 2 साल तुम बन जाओ, ये भी एक अग्रीमेंट हो सकता है। या इनको बोले भाई राज्यसभा से आपको एमपी बना देंगे 2 बार 5-5 साल के लिए, हो सकता है इस पे रेडी हो जाए। जैसे कैप्टन वीके सिंह अपने हैं व्हाट इट, तो सीनियर मोस्ट पोस्ट पे थे, बट उनको सीडीएस नहीं बनाया गया, उनको यही बोला गया कि आपको लोकसभा राज्यसभा की मेंबरशिप दिलवा दी जाएगी, बीजेपी के टिकट पे आप इलेक्शन लड़ लीजिए। तो भाई इंसान जब एक लेवल पे आ जाता है तो चाहता है कि मेरे को पैसा तो मिल ही जाएगा, पैसा इज नॉट अ इशू बेसिकली, वो तो हम वैसे ही बहुत कमा रहे हैं भाई, चीफ एडमायरल हैं, ब्रिगेडियर जनरल हैं, तो तनख्वाह तो 2-2.5 लाख रुपए महीना, एमिनिटीज तो बहुत है, पैसे के पीछे अब नहीं भागना है, अब डेजिग्नेशन चाहिए। क्या चाहिए? डेजिग्नेशन। तो इस केस में यहां पे मार्केटिंग हेड हो जाएगा नाराज, क्योंकि इसको क्या बनना है? सीईओ। तो क्या वीपी साहब सही कम्युनिकेशन इनके साथ कर पाए? नो। तो पहले दिमाग में बात रखनी चाहिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं, या पहले मार्केटिंग हेड को कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, भाई आपको मीटिंग में सीईओ नहीं बनाया जाएगा, आपको कंपनी का हम वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। क्या बना देंगे? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट सब आप क्या बनने जा रहे हैं? हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो मार्केटिंग हेड कह रहा है ठीक है आज मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, कल को मान लो मैं सीईओ बन जाऊंगा, तो ही में अग्री। समझ में आ गई बच्चों बात? तो जो भी आप बोले शब्दों को तोल मोल के बोले, ताकि सुनने वाली पब्लिक नाराज बिल्कुल ना हो जाए। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। अब मान लीजिए मेरे को आपका बिजनेस स्टडीज का लेक्चर लेना है, ठीक है, और मैं इस चैप्टर के अलावा आपको फाइनेंस सेक्शन बी पार्ट बी की पढ़ाई स्टार्ट करा दूं, या एक ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम से टोटली इररिलेवेंट है, क्या आप बच्चों ध्यान देंगे उस पर? बिल्कुल भी नहीं। घर में गोभी आलू की सब्जी बनी जो आपकी लीस्ट फेवरेट है, और आपको तो आलू पराठा खाना है, और गोभी आलू की सब्जी जल गई, विल यू स्टार्ट मेकिंग हाउलिंग एंड क्राइंग चिल्ड्रन? नो। आप तो बहुत खुश होंगे, अच्छा जल गई। आलू पराठा में आलू की पीठी, आलू का पेस्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। So sender should communicate according to the education and understanding level of the subordinate. आपके घर में मेड सर्वेंट ने 2,000 रुपए एडवांस मांगा, ममा वुड पे हर और नॉट चिल्ड्रन? डेफिनेटली। बट बिजली घर वाले कह रहे हैं 10,000 रुपए का एडवांस डिपॉजिट दीजिए, क्योंकि आपका बिल हर महीने 8,000 से 11,000 के बीच में आ रहा है, कल को आप भाग गए अगर पोस्टपेड कनेक्शन लेके तो क्या होगा? मोहल्ले वाले धरना प्रदर्शन कर देंगे, मोहल्ले वाले धरना प्रदर्शन कर देंगे। बट मेड ने जब पैसा मांगा तो क्या मम्मी धरना प्रदर्शन कर देगी? नो, क्योंकि मम्मी को पता है मेड के पास कितनी अकल है। अब ये वीडियो की रिकॉर्डिंग उसको ना सुना दीजिएगा, नहीं तो भाग जाएगी वो। ओके, ये यूट्यूब वीडियो उसके मोबाइल पे ना शेयर कर दीजिएगा, आप लोग जरूर लाइक वाइक कर दीजिएगा। तो अब मम्मी उसे पैसा दे देंगी, बट मोहल्ले वाले धरने पे बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ये अनजस्ट डिमांड है, हम इसको पूरा नहीं होने देंगे। लॉजिक अंडरस्टूड? पक्का? तो मान लीजिए 22 ईयर
college going girl demands from her father a gold bracelet. पापा बोलेंगे दिमाग खराब हो गया है क्या? और मान लीजिए उसी घर का एक 8 साल का बच्चा एक रिमोट कंट्रोल कार मांगता है जो 399 की है, तुरंत उसके लिए गिफ्ट आ गया। तो क्या आपको एक कहीं सड़क से उठाई गई औलाद की तरह पाला गया? आपको मतलब ही जो 22 साल की लड़की है, ऐसा नहीं है। ये डिमांड अनजस्ट है, ये डिमांड अनजस्ट है, बट ये डिमांड जस्टिफाइड है। कभी कभी मुंह से आपके निकल ही जाता होगा पापा के लिए, मम्मी की तो हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, हम ही को मना करते रहते हैं, बिकॉज मम्मी टॉक्स लॉजिकल। मम्मी कह रही है ए जी ओ जी सुनते हो, करवा चौथ आने वाला है, तीज है मान लीजिए आज, या और व्रत आने वाला, थोड़ा गोल्ड वगैरह दिलवा दीजिए। तो पापा झटपट जाएंगे और गोल्ड ज्वेलरी शॉप से गोल्ड दिलवा देंगे मम्मी को, बिकॉज वैल्यू वुड इंक्रीज। आपकी वही जाहिलों वाली वो रहती है डिमांड, मोबाइल तीसरे दिन नया मोबाइल चाहिए होता है आपको, अब गाड़ी पुरानी हो गई, अब शर्ट पुरानी हो गई, अरे तुम भी बहुत पुराने हो गए हो, जाओ तुमको भी बदल देते हैं एक्सचेंज ऑफर में कहीं पे। तो आपकी डिमांड्स अनजस्टिफाइड होती हैं, बट मम्मी की डिमांड जस्टिफाइड होती है। खोपड़े में बात गई, मम्मी की इस तरह की आलतू फालतू की डिमांड पापा से कभी भी नहीं होती है। अंडरस्टूड ऑल? तो भाई पापा भी सोच समझ के बात करते हैं। अब मान लीजिए कहीं टूर ट्रैवल की, घूमने फिरने की बात हो रही है, तो कभी आपके सामने बात नहीं करें, क्यों? क्योंकि आप तो कहेंगे कमरा ताज में बुक कराइएगा, पापा कहेंगे रहने दो, ताज का कमरा ही 40,000 का, हमारा तो टूर का बजट ही 35,000 रुपए है। इज दैट क्लियर? तो भाई बजट होटल बुक करा लेते हैं, थोड़ा साफ सुथरी लोकेलिटी में होना चाहिए, वॉशरूम शुड बी क्लीन, बाकी कोई वहां पे दीवार थोड़ा चाटनी है ताज कॉन्टिनेंटल में जाकर। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो यू शुड से व्हाट द ओपोनेंट इज विलिंग टू लिसन। तो आपको पढ़ाना है मेरे को पॉइंट्स टू ओवरकम बैरियर, और मैं चलूं आपको मार्केटिंग के प्रिंसिपल पढ़ा दूं। तो क्या आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे? कुछ लोग तो ध्यान वाली बातों को भी ध्यान से नहीं सुनते हैं। कम्युनिकेशन फॉलोअप, जो बोला गया है सामने वाले लिस्नर से समझ लें कि उसको समझ में आया भी कि नहीं आया। सो एज पर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, many schools these days children have started taking feedback from the children. स्टूडेंट का फीडबैक क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पहला फीडबैक, 5 स्टार लेवल की एक कैंटीन बनवा दी जाए, सारे के सारे क्लासरूम्स में एसी लगवा दिया जाए, स्कूल का टाइम रिड्यूस कर दिया जाए 4 आवर्स, जिसमें से 1 आवर का गेम पीरियड हो जाए, 1 आवर का SUPW हो जाए, 1 आवर का लाइब्रेरी हो जाए। खाना नहीं खाओगे बेटा? हाफ आवर का लंच हो जाए और 30 मिनट्स की असेंबली हो जाए। अब ये फीडबैक है, ये फीडबैक है। हो गए पूरे 4 घंटे खत्म। पढ़ेंगे कब? वो तो एग्जाम के 2 दिन पहले हो ही जाएगा, क्योंकि कौन करियर बनाना है? सिर्फ गाइड बुक पढ़ के तो आंसर रट के नंबर ही तो लाने हैं ताकि शादी हो जाए। तो सो कॉल्ड क्या ये फॉलो अप ठीक है? नो। इन बच्चों का सख्त इलाज कराना पड़ेगा, इन बच्चों के रिव्यूज, इनके फीडबैक्स इनके पेरेंट्स को दिखाने पड़ेंगे, और एक एक जोड़ी लखानी की चप्पल देनी पड़ेगी। बाकी लोग समझ जाएंगे कि भाई ये जो स्टेटस का डिफरेंस आ रहा है एक पढ़ने लिखने वाले और आवारा बच्चे में, वो कैसे सही किया जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो देयर वाज नो लैंग्वेज बैरियर, देयर वाज अंडरस्टैंडिंग बैरियर। तो कम्युनिकेशन का फॉलोअप बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर फॉलोअप के लिए बुलाता है, भाई आज आपने दवाई ले ली, अब 2 दिन बाद फिर आइएगा, दिखाइएगा कि भाई आपका सो कॉल्ड जो डिफेक्ट था बॉडी में, डिजीज था, वो पूरी तरह से गया या नहीं गया। नहीं गया तो हम दवाई चेंज करें। लाइकवाइज, समझे कि नहीं समझे बच्चों? पक्का? तो जैसे मैं भी आपसे बीच बीच में पूछता रहता हूँ ना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बट 90% है तो कहते हैं कोई बात नहीं, देखा जाएगा कल को। 10% है जिनको इंटरेस्ट है पढ़ाई में, वो पूछ भी लेते हैं कभी कभी। चलिए, डू दिस चिल्ड्रन क्विकली। चलो, पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज कम्युनिकेशन फॉलोअप? चलो, जो बोला गया है वो आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? क्या मीटर लगा दें आपके कान पे, वो डंडी हिल रही है, इसका मतलब आवाज जा रही है? अरे कान पे नहीं, दिमाग में गया या नहीं गया। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है एक फीडबैक फॉर्म भरवा लिया जाए। ऑफरिंग फीडबैक, रिसीवर आपकी बात समझ भी पाया या नहीं। तो अगर आप कुछ इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पूछ लें तो पता लग जाएगा आपको दे आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। ये तो पिछला वाला पॉइंट था चिल्ड्रन, यू आस्क्ड समथिंग, दे रिस्पोंडेड बैक, और आपको समझ में आ गया यस दीस पीपल आर लिसनिंग टू यू केयरफुली।
बट अगर आप लिखा पढ़ी में इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फीडबैक। क्या करना पड़ेगा, फीडबैक। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप रेस्टोरेंट गए, वेटर की शक्ल ही पसंद नहीं आ रही है, पर्सनल बैरियर। हाउ यू कैन ओवरकम, आप रेस्टोरेंट के मैनेजर को बोले अपने सारे वेटर्स को बोलो कि चेहरा ढक के आया करें, टोपी पहन ले, मास्क लगा ले, डबल ट्रिपल मास्क, सिर्फ आंखें नजर आए। समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड, अब आपने वेटर को कुछ खाने को लाने को बोला, सर्व करने को, वो 10 मिनट बाद लेके चला आया, दैट वाज फॉलो अप। जब आप मैनेजर से पूछते हैं ऑर्डर दिया, जरा एक बार चेक कर लीजिए, मैनेजर कंफर्म करता है। बट अगर आप बोल रहे हैं वेटर को और वेटर लिख रहा है और लिखने के बाद वो कह रहा है सर मैं आपको ऑर्डर एक बार रिपीट कर देता हूं, नहीं तो कुछ ज्यादा आ गया तो भी आप बरसोगे, कम आ गया तो बरसोगे बरसोगे मेरे ऊपर। तो जब वेटर लिख रहा है, इट इज ऑफरिंग फीडबैक, जब आपको बता रहा है वो। और जब आपने मैनेजर से बोला जाके चेक करो हमारा ऑर्डर कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज नोन एज द प्रीवियस पॉइंट, व्हाट वाज चिल्ड्रन, कम्युनिकेशन फॉलो अप। समझ में आ गया? आप कभी कभी लेटर डिस्पैच करते हैं किसी को, तो आपको बदले में एक पीओडी मिलती है। पीओडी क्या होती है? इट इज द डिलीवरी कंफर्मेशन, इट इज द डिलीवरी कंफर्मेशन। और यू कैन कॉल टू द टोल फ्री नंबर ऑफ द कोरियर कंपनी टू चेक आउट कि पार्सल कहां तक पहुंचा, दैट इज कम्युनिकेशन फॉलो। और जब पीओडी आपको मिल गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, तो इट इज ऑफरिंग फीडबैक। दोनों केसेस में बैरियर खत्म हो जाता है। अंडरस्टूड? पक्का? कंफर्म? चलिए, लिसनिंग स्किल्स, बोलने वाला तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बट जो सुन रहे हैं वही नालायक हैं, ध्यान से सुन ही नहीं रहे। बैठे तो हैं आपके सामने बट नजर आपके पास ऊपर नहीं है, या मन कहीं और लगा है, या मोबाइल में टुक टुक कर रहे हैं, लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं। तो डू दीज पीपल पोजेस लिसनिंग स्किल्स? नो। तो जैसे टीचर बोलता है बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अब टीचर ने तो कुछ और बोला, घर जाके होमवर्क कैलकुलेटर से कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं एग्जाम में पेपर छूट गया। तो दीज पीपल डू नॉट हैव लिसनिंग स्किल्स। इनके कान खराब हो चुके हैं पूरी तरह से, इनको जाना पड़ेगा कान के डॉक्टर के पास। ज्यादा दूर नहीं जाना है, अपने घर में ही है डॉक्टर, डॉक्टर मम्मी, डॉक्टर मम्मी। जब सैंडल की हील जाएगी कान के अंदर, पूरा इलाज हो जाएगा। सो मैनेजर अपनी बात बोले एज वेल एज अपने सबऑर्डिनेट्स की बात सुने, और सुन के तुरंत भड़क ना जाए, नहीं ये नहीं हो सकता सर, आई वांट 3 days लीव, क्यों छुट्टी चाहिए, नौकरी कहीं और ज्वाइन कर लो। शुड दिस बी द सो कॉल्ड रिप्लाई ऑफ द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट? नो। उससे पूछिए भाई छुट्टी क्यों चाहिए? सर बहुत दिन से ना घुमाए नहीं है घर वालों को। ठीक है ऑफिस ले आओ, पूरा ऑफिस घुमा देते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट हो जाएगी इसी बहाने। सर वो बच्चा झूला झूलने कह रहा है, ठीक है मशीन है ना, मशीन में उसको बैठा देंगे, मशीन भी 2 बार ऊपर जाती है, 3 बार नीचे आती है, मतलब एक बार ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, तो बच्चा तो वहां झूला झूलेगा। वो बीवी कह रही है कुछ बढ़िया खिला के लाओ, हाँ तो ले आना, कैंटीन में दलिया बहुत बढ़िया मिलता है, अपना खिचड़ी बहुत अच्छी मिलती है। समझ में आ गया? अब भाई ये तो थोड़ी सी जोक वाली बात हो गई मेरी, बट समझाएंगे। ये जो है ना यहाँ कर रहे हैं, और ये आंटी जी छुट्टी नहीं मिल रही है, ये आंटी जी बोले सर जी छठ का व्रत है सर, तो सर रखा जाता है सर घर वालों के लिए, नहीं रखेंगे पता लगा निपट निपट कर 13 दिन की छुट्टी चाहिए फिर हमको। तो ये जो मैनेजर है इसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट की, अगर लेडी व्रत नहीं रखती, 3 दिन की छुट्टी नहीं लेती, तो आगे चल के 13 दिन की छुट्टी मांगेगी, तो आज उसको 3 दिन की छुट्टी दे दो। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ही और शी जो भी आपका सुपीरियर है शुड लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ अदर पीपल पेशेंटली एंड विद पॉजिटिव एटीट्यूड। छुट्टी देने लायक होंगे, सब्स्टिट्यूट है ऑफिस में, तो भाई छुट्टी दे दीजिए, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। बहुत हार्श एम्प्लॉयर अगर आप बनेंगे तो आपके यहाँ लेबर टर्नओवर, एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा होगा। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? अगर एम्प्लॉय बोले सर कल 1 दिन की छुट्टी चाहिए, ऑफिस का टाइम तो 10 से 4 है, सर हमें 2 बजे कहीं निकलना है, तो ठीक है ऑफिस टाइम 10 से 4 है, तुम 10 से 1:30 ऑफिस आ जाओ, 2 बजे चले जाना, तो एटलीस्ट तुम्हारा भी काम हो जाए और हमारा भी नुकसान ना हो। तो लाइक दिस द सो कॉल्ड सीनियर सुपीरियर, मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी सुपरवाइजर, कोई भी इंचार्ज हो, या मैनेजर का मतलब सिर्फ मैनेजर से नहीं होता है, मैनेजर का मतलब द पर्सन मैनेजिंग, इट कुड बी द सुपरवाइजर ऑल्सो फॉर द वर्कर्स। समझ में आ गया? दे शुड listen carefully and then reply. Okay, next, aware of language, tone and content। अगर आप कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, आपको इंग्लिश हिंदी आती है, उसको भी आती है, और आप संस्कृत में अब्यूज किए जा रहे हैं उसको, और उसे बहुत अच्छा लग रहा है, हंस रहा है। समझ में आ गया? बट अगर आपने कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे उसके सेंटिमेंट्स
अपसेट हो गए, क्या बच्चों वो आपके लिए फेथफुली काम करेगा? एब्सोल्युटली नॉट। आज ही मैंने एक गूगल का ब्लॉग पढ़ा, राहुल गांधी जी का नाम तो सुना ही होगा। अब खैर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद नहीं बोल सकता कि रॉन्ग वर्ड्स, बट बड़ी महान आत्मा है। अब लोग समझ गए इसका मतलब महान आत्मा। बड़े अजीब टाइप के कैरेक्टर, मेरे को समझ में नहीं आता। अब राजस्थान में कहीं रैली थी भाई साहब की, मेरे को भी कह रहे थे चलिए साथ में, मैंने भैया रहन दो, जो बनी बनाई इज्जत है सब बिगड़ जाएगी, मेरे को नहीं जाना, मेरे घर वाले मेरे को निकाल देंगे घर से बाहर। तो राजस्थान की रैली में ढेर सारे फार्मर्स इकट्ठा हुए। अब पता है फार्मर्स को क्या बोल दिए कि आपका जो सो कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बिजनेसमैन चोरी करते हैं, सारे हिंदुस्तान के बिजनेसमैन चोर हैं। तो उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को चोर कम्युनिटी बोल दिया। खोपड़े में बात गई। अब बच्चों क्या बिजनेस कम्युनिटी के लोग इनको वोट देंगे? इनको डंडा देंगे, चप्पल देंगे इनको। समझ में आ गया? तो भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अब एक्चुअली वो बोलना क्या चाह रहे थे मैं आपको बताता हूं। वो बोलना ये चाह रहे थे कि जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिन मिडिल मैन के थ्रू जाता है मार्केट में, वो मिडिल मैन पैसा कमाते हैं, तो उनको मिडिल मैन अंग्रेजी शब्द यूज करना चाहिए। बट खैर ये लैंग्वेज किसान नहीं समझ पाएगा, किसान इंग्लिश थोड़ा जानता है हिंदुस्तान में, तो उनको बिचौलिया शब्द यूज करना चाहिए था, जमाखोर शब्द यूज करना चाहिए था। एंड डायरेक्टली वर्ड यूज किया कि बनिया लोग चोर है। व्हाट इज दिस न्यूसेंस भाई? व्हाट इज दिस न्यूसेंस? गॉट इट क्लियर? बिजनेसमैन कम्युनिटी अगर खत्म हो जाए किसी भी देश में चिल्ड्रन, वहां की इकोनॉमी सीधे जीरो से मल्टीप्लाई हो जाती है। नहीं समझ में आया? अरे सरकार कितना इंप्लॉयमेंट देगा ही भाई? सरकार का काम इंप्लॉयमेंट देने का थोड़ा है। गवर्नमेंट इज अ रूल मेकर, गवर्नमेंट इज अ पॉलिसी मेकर। व्हाट इट क्लियर? नौकरी तो भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो देगा। हाँ चलिए गवर्नमेंट के भी थोड़े बहुत सेंटर्स हैं, बट अगेन अगर इंडियन रेलवेज भी चल रहा है बच्चों, तो इंडियन रेलवेज की ट्रेन के अंदर केटरिंग करने कौन आ रहा है? कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय। वहां झाड़ू पोछा लगाना कौन आ रहा है? किसी कंपनी को उन्होंने ठेका दे दिया कि भाई हमारी इतनी ट्रेनें चलती हैं, इतने में 5,000 लोग हमको झाड़ू पोछे के लिए चाहिए। तो 5,000 लोग कहीं वो रेलवे स्टेशन से पैदा तो नहीं हो गए ना, वो पब्लिक से आए हैं, और कोई ना कोई बिजनेसमैन ही ठेका कर रहा है बेसिकली उनके साथ। कैंटीन कौन चलाता है? बिजनेसमैन चलाते हैं। तो डज इट लुक्स गुड कि आप बिजनेसमैन जो इतना टैक्स देता है देश को, जो सरकार को लाखों रुपए जीएसटी मिल रही है, किसकी बदौलत मिल रही है? ओनली टू द बिजनेस कम्युनिटी। बड़े आलतू फालतू बकवास किए जा रहे हैं। अब खैर ये शब्द गड़बड़ था, बट मैं रोक नहीं पाया अपने सो कॉल्ड इमोशंस को। तो बड़े अजीब टाइप की एकदम प्रेत आत्मा है, समझ लीजिए, जीवित प्रेत आत्मा। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? तो क्या इस तरह की लैंग्वेज उनको यूज करनी चाहिए थी? चलिए मेरे साथ तो खैर सरस्वती की कृपा रहती है हमेशा, तो आज ये टॉपिक समझाना, तो आज यही ब्लॉग पढ़ लिया तो मैंने कहा इसको यूज कर लिया जाए जरा। व्हाट इट क्लियर? तो आप मान लीजिए किस दुकान पे जाए, सामान निकाल, डज इट लुक्स गुड, अंकल जी प्लीज जरा सामान दे दीजिए। अब वो आदमी बहुत खुश हो जाएगा, वो आदमी बहुत खुश हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके जो शब्द हैं वही समझ लीजिए आपका काम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसको जरा झटपट लिख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, मैंने दिया आपको एग्जाम्पल, राहुल गांधी एट राजस्थान रैली, तो आपको याद रहेगा। तो ये है बच्चों हमारे टॉपिक, दैट इज चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। झटपट इसकी हेडिंग लिखिए, कम्युनिकेशन अगर बढ़िया है, जस्ट लाइक यू कैन से, काफी गूगल पे मोटिवेटर्स आजकल हैं, विवेक बिंद्रा जी का नाम सुना होगा, देन आपने बाबा रामदेव जी का नाम सुना होगा, देन इस्कॉन वाले गौड़ गोपाल दास जी उनका नाम सुना होगा, गौरांग दास जी उनका नाम सुना होगा। ये बेसिकली आईआईटीएंस हैं सारे के सारे। आईआईटी पढ़ने के बाद इन्होंने नौकरियां की, इनकी टेंशन हो गई, हर दिन कंपनी का टारगेट कंप्लीट करो, बॉस की बकवास सुनो, पैसा तो मिल ही रहा है बट इज्जत का फालूदा कौन करेगा? भैया इस्कॉन ज्वाइन कर लो, पैसा भी टनाटन है, इज्जत भी टनाटन है। गॉट इट क्लियर? और इनको पोर्ट्रे किया जाता है इस तरह से, आईआईटी पढ़ने के बाद इन्होंने जॉब त्याग दी। अरे त्याग नहीं दी, हायर पैकेज दे हैव सेलेक्टेड। नौकरी में साल भर का करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ मिलता है, यहाँ हजारों करोड़ मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है ये जो सो कॉल्ड गुरुज होते हैं, ऑल दैट। गॉट इट? बट अगर, हाँ ओसामा बिन लादेन को भी आप सोर्स ऑफ मोटिवेशन बोल सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, बट नाउ दे आर, मतलब ही इज नॉट अलाइव। तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या मोटिवेशन होगा चिल्ड्रन? एंड एज आई हैव सेड, मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है एज वेल एज नेगेटिव भी होता है। तो इफ यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट, देयर वुड बी नो मोटिवेशन। बट अगर एम्प्लॉइज को आपको मोटिवेट करना है, या अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉइज के साथ एक पीसफुल रिश्ता रहे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ना हो, मतलब स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, जानते होंगे इनका मतलब, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल कर देना,
लॉकआउट और स्ट्राइक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्ट्राइक पे तो वो घर से ही नहीं निकलते, लॉकआउट में क्या होता है कि फैक्ट्री के बाहर अपना ताला लगा के धरना प्रदर्शन करते हैं, मालिक को भी अंदर नहीं जाने देते। ले ऑफ में क्या होता है, एम्प्लॉयर निकाल बाहर करता है ढेर सारे लोगों को एक साथ। तो ये सब हरकतें नहीं होंगी अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर है। लाइक जो बच्चे बिगड़ जाते हैं अपनी रेगुलर लाइफ से और दाएं बाएं की हरकतों में लग जाते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है, देयर पेरेंट्स डू नॉट कम्युनिकेट विद देम। कम्युनिकेशन दो तरह का होता है पेरेंट्स और बच्चे का, टैंजिबल और इंटैंजिबल। टैंजिबल कैसा, अरे मुंह से बोल दिया। इंटैंजिबल हरकतों वाला, समझ में आया कि बच्चों की हरकतें ठीक हो जाए, जैसे माँ बाप को हरकतें करनी पड़ती है। तो दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। नया सॉफ्टवेयर आ गया, हमने आपको बताया नहीं कैसे चलेगा, हमने आपको ट्रेनिंग ही नहीं दी और आपने पूरा उसको इस्तेमाल किया ही नहीं, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत लो होगी। डिसीजन लेना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू बी डन, क्या करना पड़ेगा बच्चों, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और आप लीडर तभी बन सकते हैं व्हेन यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, एल्स यू कैन नॉट बिकम अ गुड लीडर। गॉट इट। अब इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, तरक्की पहले भी कर रहा था बच्चों, ऐसा नहीं कि तरक्की 2005 से चालू हो गई या कल शाम से चालू हो गई, तरक्की पहले भी थी। हाँ, स्पीड थोड़ी स्लो थी, अब स्पीड थोड़ी फास्ट है। बट पुरानी गवर्नमेंट्स में मनमोहन सिंह जी को सोनिया गांधी जी कुछ बोलने ही नहीं देती थी, बेचारे एकदम चुप रहते थे बड़े जीनियस दिमाग से। और कुछ नौटंकी राहुल गांधी की रहते थे उनके साथ। गॉट इट क्लियर। अब क्या बताया जाता है देश में क्या चल रहा है, दुनिया को बताया जाता है कि क्या चल रहा है। आज से पहले G20 क्यों नहीं हुआ, ये तो 1970 से चला आ रहा है। व्हाई दिस ईयर ओनली, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट बोलना सीख गई है। पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहता था, समझ में आ गया, क्योंकि बाहर से घूस के बोलती थी, अब ऐसा है नहीं। रूट ऑफ कोऑर्डिनेशन, बोलेंगे नहीं, आपस में लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, कुछ अच्छा उनसे समझेंगे नहीं, कुछ बेस्ट पॉलिसीज इम्बाइब करेंगे नहीं, क्या कोऑर्डिनेट हो पाएगी आपकी वर्किंग, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो चलिए बच्चों, इसको झटपट कंप्लीट कर दिया जाए। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ मोटिवेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉइज हमेशा मोटिवेटेड रहें, तो फॉर्मली या इनफॉर्मली उनके साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ऑफिस की पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं, तो इनफॉर्मल हो गया। बट ऑफिस में हर वीकेंड पे, फ्राइडे को, सैटरडे को एक मीटिंग कर ली जाए। जैसे HDFC बैंक का ऑल इंडिया एक रूल है, सवेरे हर एम्प्लॉय अप्रोक्सीमेटली 9 बजे ऑफिस आ जाएगा, ठीक है, ताकि 9 से 9:30 एक मीटिंग हो जाए, क्या आज दिन भर के टारगेट्स क्या है, कितने अकाउंट आज ओपन करने हैं, कल का काम कितना बचा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। और महीने 2 महीने में मैनेजर ने सबको किसी रेस्टोरेंट में एक पार्टी दे दी, गॉट इट क्लियर, साल में 2 बार विद फैमिली पार्टी दे दी, और वहां पे भी भाई बिजनेस की बातें या आप थोड़ा सा मोटिवेट हो गए, इट इज इनफॉर्मल। गॉट इट। तो ये सोशल पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करता है। एंड चिल्ड्रन, ये एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेटिव बनाता है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है हर बिजनेस की एक्टिविटी में, और उसको पता है कि भाई मेरा भी यहाँ पे राइट उतना ही है जितना बाकी इंप्लॉइज का है। तो ऑर्गेनाइजेशन एज ओवरऑल सक्सीड्स बेसिकली। ओके, सो प्लीज अपडेट दिस पॉइंट झटपट। प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। पहले तो चप्पल मार के और जनरल डायर की तरह लोगों को लाठी डंडे और फायरिंग से भगा दिए, और अब उनसे पीस टॉक्स होल्ड कर रहे हैं। आएंगे वर्कर काम करने? नहीं आएंगे। तो जब भी वर्कर्स आपसे कहे सैलरी बढ़ाओ, कस्टमर कहे डिस्काउंट दो, सप्लायर कहे जल्दी पैसा दो, शेयर होल्डर कहे ज्यादा डिविडेंड दो, भारत सरकार, सर वो कुछ नहीं कहती सर, हम पहली टैक्स अपना देते हैं। तो आपको इन सब के साथ क्या करना है, कम्युनिकेशन होल्ड करना है। अगर गवर्नमेंट को रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने बोला भाई 18% आपने खाने पे GST लगा दिया, लोग रेस्टोरेंट में आना कम कर दे रहे हैं क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले सर्विस टैक्स 5% हुआ करता था, तो भाई इसको कम करिए, नहीं तो हमारा तो सामान नहीं बिकेगा, आपको भी टैक्स नहीं मिलेगा। तो भारत सरकार ने GST में यू टर्न लिया और फूड पे कितना टैक्स लगा दिया, 5%। गॉट इट क्लियर। वर्कर्स कह रहे हैं हमारी सैलरी को 25% बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयर कह रहा है इतनी तो मेरी औकात नहीं है बढ़ाने की, मैं एक काम करता हूं 15% अभी बढ़ा देता हूं, 10% अगले साल बढ़ा दूंगा। अगले साल कह रहे हैं कि अब कम से कम फिर से 15 बढ़ाइए, अरे भाई 10 का प्रॉमिस हुआ था, अच्छा चलो 12% बढ़ा देते हैं। तो यू शुड नेवर से नो, यू शुड जस्ट नेगोशिएट विद देम। तो नो शुड बी कन्वर्टेड इनटू नेगोशिएशन। कस्टमर कह रहा है प्रोडक्ट सस्ता दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम प्रोडक्ट सस्ता नहीं देंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो टूथपेस्ट पहले 100 ग्राम का था, कितने का था बच्चों, अब उसकी क्वांटिटी कर दी 120 ग्राम, और रैपर पे क्या लिख दिया, 20% एक्स्ट्रा।
100 ग्राम वाले का जो प्राइस था दैट वाज 80 रुपीज, और 120 ग्राम में प्राइस तो कोई देखेगा नहीं, प्राइस तो कोई देखेगा नहीं, प्राइस कर दिया 99 रुपीज। दाम बढ़ाया लगभग 24.75%, 25%, और क्वांटिटी बढ़ाई 20%। कुछ टाइम के बाद लोगों को टूथपेस्ट खरीदने की तो आदत हो ही जाएगी, समझ में आ गया। क्वांटिटी को कम नहीं करेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे अरे क्वांटिटी कम हो गई, चोर है कंपनी। वो जो होल नहीं होता जिससे पेस्ट निकलता है बाहर, उसको 1.5 mm बढ़ा दिया। और पहले अगर इस होल का टोटल डायमीटर सो कॉल्ड 6 mm था, 1.5 mm अगर बढ़ा दिया, आप तो उतना ही प्रेशर लगाएंगे, 40% पेस्ट का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो 40% कंजम्पशन, 25% प्राइस, 65% लपेट लिया हमने आपसे, और आपको चूरन दे दिया 20% का। समझे बात को कि नहीं? ऐसा हुआ है बच्चों रियलिटी में। कोलगेट कंपनी की एक बार सेल वगैरह थोड़ी कम हो गई, तो वहां के जो नए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग आए, उन्होंने यही काम किया, होल साइज बढ़ा दिया थोड़ा सा। बीटेक था भाई, बीटेक था, दिमाग लगाया, लोग तो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। समझ में आए कि नहीं आया? अब जब लोग उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, पेस्ट तो ज्यादा निकलेगा, तो आपकी खपत बढ़ गई। समझ में आई बात कि नहीं? इसीलिए रेस्टोरेंट में जो स्टार्टर्स आता है, बड़ी प्लेट में कम सामान आता है, ताकि आपको लगे अरे कम है, तो आपकी भूख बढ़ जाती है। और अगर गोभी आलू की सब्जी ठूस के दे देंगे ना, आपका मन वैसे ही खत्म है, इतना कौन खाएगा। वो क्वांटिटी वही होती है, बट आपको लगता है ज्यादा है, तो आप जानबूझ के कम खाते हो। और स्टार्टर्स की क्वांटिटी लगती है कम है, तो आप जानबूझ के ज्यादा खाते हो, इसलिए उनकी सेल बढ़ जाती है। तो ये काम कोई एमबीए ही कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। समझ गए? तो आपको सो कॉल्ड बातें करनी पड़ेंगी। सप्लायर कह रहा है भाई पैसे जल्दी दो, तब मैं डिस्काउंट दूंगा। आपने सप्लायर से कहा एक काम करो, 15 दिन के अंदर पेमेंट ले लो, डिस्काउंट मत देना, एटलीस्ट गिव मी 15 डेज रिलीफ। बट अगर आप ये बोले सप्लायर को मैं तो नहीं दूंगा पैसा, जो करते बनता है कर लो, ठीक है, वो एक बार पैसे अपने किसी तरह से आपसे निकलवा लेगा, दूसरी बार जोर से बोलो जय माता दी, वो जय माता दी आपको कर लेगा और आपको सामान अगली बार नहीं बेचेगा। अंडरस्टैंडिंग? बट इफ यू रिक्वेस्ट कि भाई मार्केट में रिसेशन है, मंदी है, पैसा आ नहीं रहा है, प्लीज गिव मी सम टाइम, आई विल पे योर ड्यूज, और 15 दिन की क्रेडिट पॉलिसी ले लो। इज दैट क्लियर और नॉट? शेयर होल्डर्स अगर ज्यादा डिविडेंड मांग रहे हैं तो उनके साथ क्या कम्युनिकेशन करें? उनके साथ आप ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि भाई अभी थोड़ा रिसेशन चल रहा है, हम कोविड से उभरे हैं, कंपनी अपने सो कॉल्ड क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन फेज में अभी बन रही है, तो आप डिविडेंड ले लीजिए 4% का, बाकी प्रॉफिट हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, और आपको अश्योर करते हैं कि अगले साल आपको इंडस्ट्री में बेस्ट डिविडेंड देंगे। बट अगर ये बोले नहीं डिविडेंड नहीं देंगे, जो करते बनता है कर लो, अब ये गुंडागर्दी थोड़ा उतरा है, आप एक बिजनेसमैन है, तो यू हैव टू बी वेरी 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 एथिकल एज सच। समझ में आ गई बात? चलिए, इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, एज आई सेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन फिक्स्ड। इंसेंटिव किसको कितना मिलेगा अच्छा काम करने पे, और बुरा काम करेंगे तो तुरंत लात मार के निकाल नहीं देंगे, ट्रेनिंग कराएंगे आपकी। अब ट्रेनिंग में अगर आप दलिद्रापा करेंगे और आप काम नहीं करेंगे ठीक से, तो जोर से बोलो जय माता दी। नवरात्रि आने वाला है ना, तो उसी थीम पे पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, समझे कि नहीं समझे? तो एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी वुड बी गिवन टू सो कॉल्ड मेक यू रिपेयर एंड मेंटेन। बट अगर आप उसमें भी बदमाशी कर रहे हैं, तो फिर आपको बाहर का रास्ता एग्जिट का दिखा दिया जाएगा। टाइमली डिसीजंस लिए जाएं। सेल्स रिपोर्ट अगर दिखा रही है कि सेल कम हो रहा है, या एम्प्लॉय इसलिए भाग रहा है बिकॉज सैलरी इंडस्ट्री में हमसे अच्छी कोई दे रहा है और हमारा प्रॉफिट है, हम दे सकते हैं उतनी सैलरी, तो हमको सैलरी हाइक करना चाहिए। गॉट इट क्लियर? अगर आप तब भी नहीं कर रहे हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। तो अगेन यू शुड कम्युनिकेट दिस टू द एम्प्लॉय इन द मीटिंग, भाई आवर सेल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 40%, प्रॉफिट बढ़ा 32%, बट हम सैलरी हाइक 40% का सबको दे रहे हैं। अरे सर ये कैसे होगा? अरे अमाउंट में कैलकुलेट करिएगा ना तो अलग अलग रहेगा। ये कहने का मतलब, सेल पिछले साल थी 100 करोड़ की, इस साल बढ़ के हो गई चिल्ड्रन कितनी? 130 करोड़। 100 करोड़ की सेल में कमाया 25 करोड़ रुपए, और इस साल प्रॉफिट बढ़ के हो गया लेटेस्ट से 35 करोड़, 40% प्रॉफिट बढ़ गया। सैलरी ऑन एन एवरेज हम बांटा करते थे 12 करोड़ रुपए, अब हम सैलरी बांटेंगे 16.8 करोड़। तो सेल इंक्रीज बाय 30%, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 40%। 25 करोड़ में 10 करोड़ बढ़ा, तो 10 करोड़ 25 करोड़ का 40% होता है, और 12 का 16.8, 4.8 करोड़ बढ़ा, 40%।
तो सैलरी हाइक कितना हो रहा है बच्चों, सेल में हाइक कितना हो रहा है, और प्रॉफिट में हाइक कितना हो रहा है। जब आप ये बातें कम्युनिकेट करेंगे अपने वर्कर्स को, तो वर्कर्स वुड फील हैप्पी, एंड व्हाट दे वुड फील, देखो कि जितना प्रॉफिट बढ़ा मालिक का, मालिक ने उतनी हमारी इनकम भी बढ़ा दी है। बट स्टिल मालिक ठीक ठाक पैसा कमा रहा है। पहले 25 करोड़ कमाता था तो 12 आपको देता था, लगभग आधा बचाता था। आज भी 35 कमा रहा है तो 16.8 आपको आधा ही दे रहा है, तो उसकी कमाई का प्रोपोर्शन उतना ही, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं आ रहा। बट एक्सप्रेस इस तरीके से किया गया कि आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। आइसक्रीम बाद में ले देंगे, आप पेस्ट्री लो। आज पागल बना दी, कल दूसरा बहाना। नहीं समझे, समझ में आई बात कि नहीं आई। तो कुछ कुछ पेरेंटिंग स्किल्स भी आपको देता रहता हूँ, आप कल को पेरेंट बनेंगे तो आपको ये सब बातें याद है। अच्छा हाँ हाँ, बच्चा कह रहा है 12वीं में आ गया है, पापा बाइक लेके दो नहीं तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा ठीक है, मैं तेरे लिए हार्ले डेविडसन बुक करा देता हूँ, बुकिंग पीरियड 4 years का है, तब तक तो नालायक 12वीं पास कर ही जाएगा, अगले साल बुकिंग कैंसिल करा अपना, और अगले साल तक उसको अकल भी आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे। अगर बोलते नहीं बाइक नहीं लेके देंगे, पता लगा आत्महत्या कर लिया, लो और खर्चा बढ़ गया, अब हर साल उसकी बरसी मनाओ। तो आपको भी समझ लीजिए, बहुत टैक्टफुली डील करना पड़ता है। करते होंगे आपके पेरेंट्स ये सब हरकतें आपके साथ, नहीं करते? चलिए वीडियो दिखा दीजिएगा, करने लग जाएंगे। नहीं सर, आपका वीडियो जरूर नहीं दिखाएंगे उनको, बेचारे सीधे साधे चतुर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, इफेक्टिव लीडरशिप, अगर आप कम्युनिकेट ठीक से करेंगे, एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर पाएंगे, तभी आप उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे, नहीं तो आपको एकदम चूरन समझ लेंगे, मतलब आपकी बात को जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? 10 बार आपने पापा से कोई बात बोली, पापा कह रहे जाओ पहले अपनी मम्मी से पूछो, आप समझ जाएंगे पापा भी डॉक्टर मनमोहन सिंह है और मम्मी है सोनिया गांधी, अब चलो सीधे मम्मी के पास। तो इटसेल्फ पापा ने अपनी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम कर दी। और मम्मी बोले अच्छा हम पापा से बात करके बताएंगे, तो भैया मम्मी की भी इंपॉर्टेंस है और पापा की भी। सर पापा ऐसा जवाब क्यों नहीं दिए? अरे बोला था ना, बॉयज प्रिपेयर फॉर रैंक 2, रैंक 1 इज रिजर्व फॉर लेडीज, 27%, सॉरी 27 टाइम मोर इंटेलिजेंट दे आर, तो यू कैन नेवर कोप अप विद द इंटेलिजेंट ऑफ अ लेडी। खोपड़े में बात गई बच्चों। तो इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर पाएंगे। और कोऑर्डिनेशन की जड़ क्या है? सो कॉल्ड कम्युनिकेशन। बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा, अच्छी चीज शेयर नहीं हो पाएगी, बुरी चीज हटेगी नहीं, और समस्या हमेशा एज इट इज। इट्स जस्ट लाइक दैट कि फीवर है, आप किसी को बता नहीं रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि और कॉज बढ़े और अल्टीमेटली अस्पताल में जमा हो जाना पड़े। बट अगर पहले ही बता दिया होता तो शायद 5 रुपए की पैरासीटामोल पे इलाज हो गया होता। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है पूरी तरह से समाप्त। चल रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अपलोड होगा तो लाइक कर दीजिएगा जरा, नहीं तो लाइक बनेंगे, नहीं लाइक करेंगे तो ना लाइक बन जाएंगे।